असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। दो तरह की चिकित्सा विधाएं दुनिया में प्रचलित हैं, एक औषधि से और एक प्रकृति से। औषधि से जो चिकित्साएं हमें प्राप्त होती हैं उसके लिए हमें कोई साल्ट, कोई केमिकल, कोई जड़ी बूटी हमें खानी पड़ती है, या फिर जो है कोई हार्मोन्स, या आज की भाषा में बोलें तो कोई स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है। जबकि प्रकृति ने वो जो हम बाहर से हार्मोन लेते हैं या स्टेम सेल्स के इंजेक्शन लेते हैं, या फिर जो हम बाहर से जो केमिकल साल्ट लेते हैं या कोई जड़ी बूटी लेते हैं, उनसे हम अपनी भीतर की प्रकृति के अंदर जो विकृति आ गई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को एक जो ईश्वरीय वरदान मिला, जो ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुआ, आगे महर्षि पतंजलि ने उस योग के विज्ञान को और ऊंचाइयां दी, और आज पूरे विश्व में भारत का योग विज्ञान शिखर पर गुंजायमान हो रहा है। और योग का ये शंखनाद भारत और भारत के बाहर पूरे विश्व पटल पर आज इस तरह से प्रतिष्ठापित हो रहा है कि हर व्यक्ति उस योग के द्वारा अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है समाधान अपनी समस्त समस्याओं का। अब चिकित्सा की दो दृष्टियां हैं। एक है कि हम शरीर के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं, किसी तरह की इम्बैलेंसेज आते हैं, उनको हम रोग नाम देते हैं। एवरी इम्बैलेंस इन आवर सिस्टम इज अ डिजीज, वेयर इज ए बैलेंस सिस्टम गिव्स अस गुड हेल्थ। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल जो है वो 100 से कम होना चाहिए, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का हीमोग्लोबिन का लेवल वो 14 से 16 के बीच होना चाहिए। इम्बैलेंस, ये असंतुलन, ये अनियंत्रण, ये अनियमितता, यही रोग कहलाता है। ये इम्बैलेंस हम किस तरह से ठीक करें, उसके लिए दो रास्ते हमारे पास। या तो हम कोई केमिकल लें, साल्ट लें, हार्मोन लें, या फिर हम जो है योग की प्रकृति की शरण में आए। प्रकृति में मैंने कहा कि आपकी समस्त विकृतियों को मिटाने का सामर्थ्य है। तो जो आप बाहर से केमिकल, साल्ट, हार्मोन ले रहे थे, यदि वो भीतर से पैदा हो जाए तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने योग विज्ञान की शुरुआत इसी से करते हैं कि कैसे पाएं हम भीतर से अपनी समस्याओं का समाधान। हम जो आपको उपचार बताएंगे उसका आधार होगा मूलाधार अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्वाधिष्ठान अर्थात एक्सक्रीटिव सिस्टम, मणिपुर अर्थात हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्केलेटल अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटिव और जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक चलता है तो हमारा स्केलेटल सिस्टम बैलेंस रहता है। उसको मैं हृदय चक्र नाम दे रहा हूं। अनाहत अर्थात हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन of nitrogenous wastage, transportation of respiratory gases, transportation of hormones, transportation of intermediate metabolites, transportation of heat and transportation of water। अर्थात ये जो पूरा सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में चल रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया, नर्वस सिस्टम जो हमारा ऑटोनॉमिक और वॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, श्रवण होता है। तो हमारे शरीर की वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो हमारे ग्लैंड्स जिनसे डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स का भी यदि इम्बैलेंस हो जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं। तो हमारा जो योग विज्ञान है उसका आधार है
हमारा इंटरनल सिस्टम। हम सिस्टम को ठीक करते हैं और खास करके मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिम्टम्स को बैलेंस किया जाता है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हमारा जो प्राच्य चिकित्सा विज्ञान जो हमें गौतम, कपकणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि और पतंजलि से मिला, वो हमें योग का विज्ञान जो ऋग्वेद से मिला, और वो हमारा आयुर्वेद का प्रकृति का विज्ञान जो हमें अथर्ववेद से मिला। तो इन दोनों तरह के चिकित्सा विधाओं में, चिकित्सा परंपराओं में, चिकित्सा विज्ञान में ये जो मूलभूत भेद था उसके बारे में मैंने बात की कि मॉडर्न मेडिकल साइंस वो सिम्टम्स पर आधारित ट्रीटमेंट करता है, जिसमें हमारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं, हम बीमारियों को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए ऐसा रास्ता जिससे हमारी बीमारियां परमानेंट क्योर हो जाएं। क्योर शब्द हमारे इस ऋषि परंपरा में, योग विज्ञान में ही प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यद्यपि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने मलेरिया जैसी बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियों को क्योर किया है, लेकिन यदि हम बात करें अस्थमा की, यदि हम बात करें हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप की, दमा की, यदि हम बात करें अर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की, गठिया की, तो इसको हम क्योर नहीं कर सकते दवाओं के द्वारा। लेकिन यदि हमारा सिस्टम अंदर से अच्छा हो जाए तो हमारी बीमारियां क्योर हो सकती हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टरी सिस्टम की, अर्थात मूलाधार चक्र की। आज विवाह होने के बावजूद भी करीब 10% लोग संतति सुख से वंचित ही रह जाते हैं। तो एक पीड़ा होती है इंसान को, हम उस पीड़ा का निवारण आपको बताएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले हम लेडीज के संदर्भ में बात लेते हैं। लेडीज को यदि ओवरीज में सिस्ट है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, यदि अंडा पूरा नहीं बन रहा है, यदि मंथली पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, यदि बॉडी में एक्सेस हीट है या एक्सेस वेट है, तो माताएं बहनें गर्भवती नहीं हो पाती हैं। हम योग का उपाय सबसे पहले बताते हैं। यदि हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हैं, हमारा पेट उसमें अंदर जाता है और इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम तक यद्यपि 8 सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, परंतु मुख्य प्रभाव इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। तो कपालभाति प्राणायाम के करने से माताओं बहनों के यदि यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं तो धीरे धीरे वो फाइब्रोइड डिसॉल्व होने लगते हैं। उनके ओवरीज में यदि सिस्ट हैं तो वो सिस्ट धीरे 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 पिघलने लगती अपने आप। यदि किसी को अंडा पूरा नहीं बन रहा है तो अंडा भी पूरे बनने लग जाता है। कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 1 राउंड इसका 5 मिनट का तो 300 बार हो जाता है। बहुत ज्यादा रोग विकराल अवस्था में है तो हम इसको 20 मिनट तक भी करवाते हैं। तो 3 से 4 राउंड कपालभाति के, उसके बाद में बाह्य प्राणायाम भी करना होगा, अनुलोम विलोम भी करना होगा और कुछ खान पान पर थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा। इससे हमारे एक तो FSH LH हार्मोन्स का लेवल बैलेंस आ जाएगा। हमें बाह्य प्राणायाम, इनफर्टिलिटी के बारे में योग और प्रकृति से जुड़े हुए दूसरे समाधान देंगे योग विज्ञान के अगले कार्यक्रम में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे देश में है, उसके साथ में इसके अंदर बहुत सारी औषधीय गुण हैं। अश्वगंधा, ये 2 कारण हैं। इसके जो पत्तियां हैं
अश्व बोलते हैं घोड़े को, तो घोड़े की तरह से इसकी पत्तियों में से एक स्मेल आती है। शायद घोड़े की गंध की वजह से इसको अश्वगंधा कहा जाता है, या घोड़े के जैसे ताकत भी इसके अंदर है, इसीलिए हालांकि गंध का अर्थ शक्ति नहीं होता है, परंतु निश्चित रूप से अश्व शब्द प्रयोग करने के पीछे कि इसके अंदर निहित शक्ति भी कारण है, तो ये अत्यंत शक्तिशाली है और गुणकारी है। अश्वगंधा हालांकि ये पूरा ही पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, और इसमें से जो जड़ है वो प्रायः औषधि के रूप में हम ज़्यादा प्रयुक्त करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इसके पत्तियों से। पत्तियों का जो प्रयोग है आयुर्वेद के अंदर, चाहे वो जंगली हो चाहे वो कल्टिवेटेड हो, कोई भी अश्वगंधा हो, उस अश्वगंधे के पत्तियों को यदि आप इसको पानी में उबाल करके नमक डाल करके, जैसे आपने 5-10 ग्राम पत्तियाँ अश्वगंधा की ली और 5-10 ग्राम पत्तियों में थोड़ा नमक डाल करके उस पानी को उबालिए। उबालने के बाद में जहाँ भी आपको दर्द या सूजन है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या किसी भी वजह से आपके शरीर में सूजन है, तो आप उसकी सिकाई करिए। सिकाई करने से दर्द में, सूजन में निश्चित रूप से लाभ होता है। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। मोटापा के रोगों के लिए अश्वगंधे के पत्ते को हमने एक चमत्कारिक औषधि के रूप में पाया है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ये पत्ता है, ये मीडियम साइज़ के आप पत्ते को ले लें। इसमें थोड़े से छोटे पत्ते भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी। बीच के मध्यम साइज़ के पत्ते को आप ले लें। इस पत्ते को, एक पत्ते को तोड़ करके फिर इस पत्ती को आप गोल बना लें, हाथ से इसको बिल्कुल गोली जैसा बना लें मसल करके, और गर्म पानी के साथ आप सेवन करें। एक पत्ता सुबह खाली पेट लेना है, एक पत्ता दोपहर को लेना है, एक पत्ता शाम को लेना है। इस तरह से आपको 3 दिन 9 पत्ते आपको प्रयोग करने हैं। आपको कम से कम 10 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में दोबारा इसी प्रयोग को रिपीट करना है। इसको लगातार लेने की आवश्यकता नहीं है। खाने में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आप उसके साथ में प्राणायाम, योगासन करते हैं तो आपको भरपूर लाभ होगा। मोटापे से आपको मिलेगी मुक्ति। जिनको ग्वाटर बढ़ा हुआ है, गलगंड जो गले के अंदर जो घेघा रोग जिसको बोलते हैं वो बढ़ा हुआ है, या थायराइड की प्रॉब्लम है आपको, उसमें भी इन पत्तियों को, जैसे मैंने बताया कि एक एक पत्ती को सुबह, एक दोपहर, एक शाम को गोली की तरह से बना लें और खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ सेवन करें, और इस पत्ते को पीस करके उसका लेप गले में करें, तो उससे पूरा लाभ होता है। जो अर्थराइटिस के रोगी हैं, जिनको भयानक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी अश्वगंधा बहुत ही लाभकारी है। तो अश्वगंधा के अंदर आप 2-3 चीज़ें और मिला सकते हैं बराबर मात्रा में। सौंठ 100 ग्राम, हल्दी ले ली आपने 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, इनको बराबर मात्रा में मिला करके यदि आप पाउडर करके सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लेते हैं या दूध से लेते हैं, खाने में खटाई, अचार या तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला बंद कर देते हैं, तो किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो, कितनी भी भयानक हो, उसमें इससे पूरा लाभ होगा। अब बात करते हैं इसके जड़ों के संदर्भ में। ये जड़ बहुत ही पौष्टिक मानी गई हैं, ये अत्यंत लाभकारी हैं। आज दुनिया के अंदर यदि सबसे बड़ी जो बीमारी है तो वो बीमारी है कमजोरी। आज न जाने दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ करोड़ों करोड़ों रुपए की दवाइयाँ ताकत के नाम पर बिक रही हैं। यदि हम ताकत के लिए सिर्फ इन अश्वगंधा की जो हमारी जड़ें हैं इनका प्रयोग शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से जो कमजोरी की समस्या है, पूरे देश की नहीं दुनिया की कमजोरी की समस्या हम समाप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अश्वगंधा की जो जड़ें हैं आप देख रहे हैं, ये लगभग ये अच्छी सी जड़ है। इस जड़ को यदि आप सूखा करके, पंसारी के यहाँ सूखी हुई अश्वगंधा की जड़ जो है आपको मिल जाएंगी, उन जड़ों को ला करके आप पाउडर करें, और पाउडर करके लगभग 1 चम्मच पाउडर प्रातः और सायंकाल ले लें आप दूध के साथ, या जो डायबिटिक नहीं है वो उसके अंदर थोड़ी मात्रा में मिश्री भी मिला सकते हैं। तो ये अत्यंत पौष्टिक है। जिन माताओं को और बहनों को बहुत ज़्यादा पीरियड्स की प्रॉब्लम है या समय पर पीरियड नहीं होते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है कि इस अश्वगंधा का पाउडर करके सुबह शाम माताएं बहनें सेवन कर सकती हैं। जिन माताओं को, बहनों को बच्चा होने के बाद में स्तनों में दूध नहीं उतरता है,
तो उसको उतारने के लिए भी आप इसका सेवन करके और पूरा लाभ पा सकते हैं। इससे कमजोरी भी दूर हो जाएगी और डिलीवरी के बाद में जो प्रसूत रोग होता है या आर्थराइटिस होने की जो संभावना होती है वह भी नहीं होगी। दूध पीते हुए बच्चे जो अनाज भी नहीं खा पाते हैं उनके लिए भी आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। उनको क्या करना है कि जो सूखी हुई जड़ अश्वगंधा की जो जड़ मिलती है बाज़ार में, उसको ला करके उसको दूध में घिस करके, जैसे चंदन घिसते हैं सील पर पत्थर पर, उसी तरह से धीरे धीरे चंदन की तरह से अश्वगंधा को घिस करके और लगभग आधे ग्राम की मात्रा में उनको थोड़ा सा शहद मिला के चटा दें तो आप देखेंगे जो बच्चे कमज़ोर हैं वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, जो जिनके अंदर शिथिलता है, क्षीणता है, वो दूर हो जाएगी, उनकी मांसपेशियां और उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। यह कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो यह हमने जाना आयुर्वेद अमृत एपिसोड में अश्वगंधा के संदर्भ में बहुत सारे इसके गुण और प्रयोग के विषय में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति। जड़ी बूटी पहचान संबंधी जो अनुसंधान है, जो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको समझें तो उसको जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावटी और इसका जो ढांचा है, हमें उसको समझना होगा। ढांचा कैसे, जैसे ये गिलोय है, मान लीजिए गिलोय की जो ढांचा होता है ये अंदर से ये गोलाकार में होती हैं। गोलाकार में होने के बाद में फिर यह इसको आप इसकी जो छिलका है इसको देख करके पहचान कर सकते हैं। इधर से यह उसमें उस तरह की आकृति नहीं है तो इससे पता चल जाता है कि यह गिलोय नहीं है, ये गिलोय है। फिर भी जैसे कि आप उतना ही सही काम नहीं चलता है, इसका जो एनाटॉमी है, इसका जो बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ में इसका जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, हम लोग मशीनों के द्वारा बहुत बारीकी से करते हैं। तो किस द्रव्य का क्या एनाटॉमी है उसको देख करके फिर पता चलता है कि यह द्रव्य सही है या नहीं है। सिर्फ देखने से, आँखों से देखने से और उसको पहचानने से ही नहीं होगा, उसको हमें और बारीकी के साथ में जो जड़ी बूटियाँ आती हैं हर स्तर पर उसको परीक्षण करना चाहिए उसके बाद में, क्योंकि तभी हम इसके औषधियाँ, हम चाहे बात करें जड़ी बूटियों की एकल औषधि द्रव्य प्रयोग की, चाहे हम बात करें बनी हुई औषधि प्रयोग करने के संदर्भ में, तो दोनों ही औषधियाँ जब सही पहचान होगी तब हम उसको प्रयोग कर सकेंगे, तभी परिणाम मिलेगा। और औषधि सही भी है, परंतु यदि वो औषधि के अंदर वह गुणवत्ता है या नहीं, इसके लिए हमें इसके जो केमिकल एनालिसिस है, इसके अंदर दूसरे कोई तत्व तो नहीं मिला हुआ है, तो दूसरे वो उसके अंदर जैसे आजकल बहुत हैवी मेटल्स या किसी तरह के दूसरे जो विजातीय तत्व हैं वो आते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत वृहद स्तर पर लैब की हमने स्थापना की हुई है। उस लैब से आप देख रहे हैं कि ये मशीनें जो है इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वो परीक्षण होता है। तो इसी तरह से हमें एक जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो डेवलप करेंगे तो जो अनुसंधान का काम है वह सही ढंग से हो पाएगा। तो जो जड़ी बूटियाँ आती हैं, आप देख रहे हैं बहुत विशाल स्तर पर जो जड़ी बूटियाँ आती हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियाँ ले करके उनका सैंपल में से उनकी क्वालिटी का परीक्षण किया जाता है, जिससे जो भी आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ बनने वाली औषधियाँ हैं उन औषधियों में कहीं किसी भी तरह से कोई कमी न रहे। तो यह एक बहुत विशद और बृहद विषय है, इसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे, हम आपको ढेर सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो नियमित रूप से आप इसको फिर कल और आप इस चीज़ को समझेंगे और आप देखेंगे कि आगे किस तरह से आयुर्वेद के साथ हम एक अनुसंधानात्मक कार्य को जोड़ते हुए प्राचीन परंपराओं को लेते हुए हम चल रहे हैं। तो बाकी हम आपको बताएंगे कल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।
फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, बढ़ता हुआ पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, मोटापा और अस्त व्यस्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव और इन सब के बीच में पिस रहा इंसान का जीवन। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में व्यक्ति को दिन भर बैठ करके करना पड़ता है कंप्यूटर के ऊपर काम, दिन भर नहीं मिलता उसको विश्राम, और होता है ये परिणाम कि आदमी इनफर्टिलिटी का हो जाता है शिकार, माने शादी होने से पहले ही बीमार और शादी होने के बाद वो बन नहीं पाता माँ बाप, तो उसके जीवन में एक मानो दुख का कहर सा टूट पड़ता है। तो हमें चाहिए समाधान, अर्थात करना पड़ेगा योग का अभ्यास, जीना पड़ेगा हमें प्रकृति के साथ, छोड़ना पड़ेगा हमें फास्ट फूड, भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, जो टाइट जीन्स पहनते हैं, जो टाइट कपड़े पहनते हैं, उसके कारण से भी, और दिन भर जो कंप्यूटर पर ही काम करते हैं, अर्थात उनकी जीवन शैली इतनी विकृत हो गई है कि दिन भर काम करते करते नहीं मिलता विश्राम और आदमी रहता है परेशान। तो काम करते हुए हमें थोड़ा सा सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा और प्राणायाम के साथ बिताना होगा जिंदगी को। तो फिर देखना आप, जैसे ही आप प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, अर्थात हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, दूध ज्यादा पिएं और दूध के साथ साथ प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, शारीरिक श्रम करना, इसके ऊपर भी देना आप ध्यान। और कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप छाछ पीना, मट्ठा पीना और अपने जो परंपरागत जो पेय पदार्थ हमारी माताएं बहनें जो घरों में बनाती हैं, उनका आप करना प्रयोग, हर दिन करना योग। आप यदि नहीं रहेंगे मोटे तो आप बन पाएंगे माँ, आप बन पाएंगे बाप, आपको नहीं जूझना होगा इन फर्टिलिटी से। इसलिए आइए प्रकृति के क्षण में आइए, रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और करना ये सब प्राणायाम, फिर निश्चित रूप से मिलेगा आपको आपकी समस्याओं का समाधान और आप दे पाएंगे इस दुनिया को एक अच्छी संतान।